सभी को नमस्कार। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे वो है बोर्ड एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट के आने से पहले हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा है अभी जस्ट उन्होंने जो दिया है, और अभी बहुत सारे स्टेट्स के रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अभी आगामी समय में छत्तीसगढ़ का रिजल्ट भी आएगा बोर्ड का, जो संभावित है नेक्स्ट वीक बता रहे हैं ऐसा। इसके साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई के भी रिजल्ट आएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स, साथ ही टीचर्स भी इसमें ऐड हुए हैं। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। जिनको भी इसके बीच में कोई प्रश्न पूछना हो या अपनी शंका या कुछ भी सजेशन हो, वो चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका हम लोग रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उस पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम को, जो कि सबसे कहिए कि करियर की सबसे पहली सीढ़ी होती है, उसको आपने एग्ज़ाम को दे लिया है। तो आपने अपना जो बेस्ट एफर्ट था वो कर लिया है। अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपने अपना बेस्ट दिया है, और जो अपने पूरे साल पढ़ाई की है वो एग्जामिनेशन हॉल में अपने लिखा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो टॉप करना चाहते होंगे, हर बच्चा टॉप करना चाहता है, बट ऐसा नहीं है कि सभी टॉप कर जाएंगे या सभी के मार्क्स अच्छे होंगे। पढ़ाई करना, नॉलेज होना, एग्जामिनेशन हॉल के 2 घंटे 3 घंटे में उन चीज़ों को समराइज करके लिखना, ये दोनों थोड़ा सा इसमें अंतर है। आप पढ़ाई करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अच्छा होना बुरा होना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपने पूरे साल पढ़ाई की, वो एक सबसे मेजर फैक्टर है। कुछ बच्चों की एग्जामिनेशन के जस्ट पहले एग्ज़ाम फियर होता है, उसमें तबीयत खराब हो जाती है। कुछ बच्चे एग्जामिनेशन के समय कोई बड़ा इवेंट होता है उसमें बिजी हो जाते हैं, तो पूरे साल की पढ़ाई जो समराइज करना था लास्ट में वो नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल का जो फियर है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप ध्यान देंगे, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो भी हम भूलना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम रिजल्ट का जब इंतज़ार करते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेता है, या पेरेंट्स के द्वारा कि भाई टॉप करना है तुम्हें, या 95% मार्क्स या 98% मार्क्स लाना है, सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाना है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम और बेहतर करने के प्रयास में रहते हैं। तो जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट अपेक्षाकृत हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं होता है, तो फिर हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा गलत स्टेप भी उठा लेता है, और दूसरे बच्चे वो होते हैं कि जिनको पहले से आइडिया है कि मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ है। तो उनमें भी 2 कैटेगरी है। कुछ बच्चे माइंड मेकअप करके रखते हैं कि इस बार नंबर बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन देखेंगे जो आएगा उसको हम फेस करेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है, तो जब नंबर कम आते हैं तो घर में डांट पड़ती है, मजाक उड़ाया जाता है, जो बच्चा अच्छा नंबर लाया है पड़ोस का उससे कंपेयर किया जाता है। तो इस चक्कर में बच्चा कभी कहीं परेशान होकर कोई गलत स्टेप उठाता है। तो मेरी सभी बच्चों से गुजारिश है, और स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स से, कि आगामी कुछ दिनों में अपने बच्चों से एग्ज़ाम को डिस्कस मत करिए। जो उन्होंने करना था वो कर दिया, एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट दिया। कोई बच्चा जानबूझ के खराब नहीं करता है, ये आप मान के रखिए। तो अपना उन्होंने बेस्ट एफर्ट दे दिया। अब आपको ये करना है कि जो ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए बच्चे को तैयार करें और अपने को तैयार करें।
एक कहा भी जाता है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप उम्मीद करिए, आशा करिए कि नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपके बच्चे टॉप करेंगे या आप बेहतर होगा जो को होगा, बट अपने को सबसे बुरे उसके लिए तैयार रखिए कि अगर बहुत खराब नंबर आएगा तो क्या करना है। तो बच्चों के साथ बैठिए, टाइम में स्पेंड करिए, कहीं घूमने चले जाइए। अभी तो स्कूल भी बंद हो गए हैं सारे, तो आप कहीं समर वेकेशन, समर हॉलीडे पे जा सकते हैं। और परीक्षा की चर्चा कीजिए ही मत कि नंबर अच्छा आएगा फिर भी कोई बात नहीं, बुरा आएगा फिर भी कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे नंबर के लिए, मतलब आप उसको एनकरेज करने के लिए, अरे तुम्हारे तो बहुत पेपर अच्छा हुआ था, तुम्हें तो इस बार मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है। अब मान लो उसका 95 आ गया तो वो बेचारा 95 ला के भी परेशान रहता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो अभी से तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिस्कस करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के जो मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली, उसमें देखा गया है बच्चों के रिजल्ट को हम स्टेटस सिंबल बना देते हैं। पेरेंट्स की पहचान बच्चों के रिजल्ट से होने लगती है कि देखो फला बच्चा जो है वो 90% मार्क्स लाया है और उसके पापा हैं ये, है ना, या उसकी मम्मी है ये। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चा एक, आप उसको बताते नहीं है बट अननोइंगली वो एक प्रेशर बना लेता है अपने ऊपर कि पापा मम्मी मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, टीचर मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे तो हमेशा बेस्ट करना है। इस चक्कर में क्या होता है, अगर रिजल्ट 2-4 नंबर भी कम होता है तो वो परेशान हो जाता है कि पापा को कैसे फेस करूंगा, मम्मा को कैसे फेस करूंगा, अपने टीचर को कैसे फेस करूंगा। बट अपने को प्रूव नहीं करना है। ये 10वीं और 12वीं का मार्क्स है, लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। ये तो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में अगर कोई बच्चा परेशान हो गया तब आगे करियर में कहां से, मतलब उतना प्रेशर झेल पाएगा वो। बेसिकली क्या है कि ये पहली सीढ़ी है, इसको एक फर्स्ट स्टेप की तरह यूज करें कि 10वीं जो है बेस्ट हमें करना है, बोर्ड एग्जाम है, अच्छा करेंगे तो बेहतर कॉलेज, बेहतर स्कूल में एडमिशन होगा। 12वीं में अच्छा करेंगे तो बेहतर हमें आगे मौके मिलेंगे। बट ये आखिरी मौका नहीं है आपका। जो बच्चा अच्छा करेगा, जिसके नंबर अच्छे आएंगे, उनको तो एडवांस में शुभकामनाएं कि आपको निश्चित रूप से आपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो पार किया है। बट जिनके मार्क्स किसी न किसी कारण से कम आते हैं, उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है और पेरेंट्स को उनको उनकी खिंचाई करने की या उनको दूसरे बच्चे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये जो खुद का प्रेशर है, आप जैसे खेल की बात करें, स्पोर्ट्स में आप देखेंगे, इसलिए स्पोर्ट्स में बच्चों को आपको लगाना चाहिए, बच्चों को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। क्यों, खेल में क्या होता है, हम दिन भर में 4 बार हारते हैं, 4 बार जीतते हैं। एक बार फुटबॉल खेलेंगे तो गोल खा लेंगे, हो सकता है अगला गोल आप कर लें। तो क्या दिखाता है कि आपको मौके मिल रहे हैं। लाइफ अगर गेम की तरह देखें तो आपको गेम में बहुत सारे मौके मिलेंगे गोल करने के। अगर एक गोल नहीं हुआ उस चक्कर में ऐसा नहीं है, या एक मैच अगर हार गए आईपीएल का, तो ऐसा नहीं कि आप फाइनल में नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे ऐसे आईपीएल हुए आप भी देखेंगे कि पहले के शुरू के 3-4 मैच हारने के बाद भी जो टीम है वो चैंपियन हुई है। वर्ल्ड कप अगर क्रिकेट भी देखें तो अगर खेल से भी जुड़े तो आप रिलेट कर पाएंगे उसको। अगर बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है, मेरी सर्विस में ही बहुत सारे ऐसे ऑफिसर अभी हैं कि जिनका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो अगर उस समय वो सोचे होते वैसा, अगर मार्क्स को बहुत ज्यादा दिमाग में रखे होते तो आज कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। आपने 12वीं फेल मूवी देखी है, 12th फेल, उनके जो हीरो हैं नायक मनोज शर्मा, आज वो आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर उस फिल्म में आप देखेंगे तो 12वीं में फेल कर गए थे। अगर उनके पेरेंट्स ने, अगर उनके उस मूवी में उनकी दादी जी को दिखाया गया है, अगर एनकरेज नहीं की होती तो वो कभी आगे नहीं बढ़े होते। उनको लगता है कि जीवन का मेरा बस यही अंत है, 12वीं के आगे तो अगर फेल कर गया एक बार तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। बट उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि यही वो समय है जब आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों को ये बोलिए कि भाई जो कमी रह गई है, अगर मान लो पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, जहां जो कमी रह गई उसको एनालाइज करें, खुद पे भरोसा करें। सबसे पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, बच्चों का खुद पे भरोसा होना चाहिए, तभी वो खुद की जो कहते हैं एनालिसिस कर सकता है और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्जाम्स में बेहतर कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं
तो 1996 में मैंने 10th बोर्ड दिया था और उस साल इंडिया में वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। सारे मैचेस मैंने देखे टीवी पे। इस चक्कर में क्या हुआ, मेरे नंबर बहुत खराब हुए। 3rd डिवीजन से मैंने 10th पास किया था और मैथ्स में तो मुझे 30 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। बट मेरे पेरेंट्स ने, पापा मम्मी ने मुझे एनकरेज किया। बीच में उन्होंने एक बार कहा भी कि तुम दोबारा 10th बोर्ड दे दो क्योंकि नंबर तो बहुत खराब है। मैंने कहा कि नहीं, अगर अगली बार फेल कर गया तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 साल खराब नहीं करना है, मुझे आप मौका दीजिए, मैं 12वीं में अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर मैंने 12वीं किया, 12वीं में 65% मार्क्स से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन भी मेरा 1st डिवीजन था। फिर आगे चल के मैंने यूपीएससी की परीक्षा 2nd अटेम्प्ट में क्वालिफाई की। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। एक तुषार सुमेरा करके हैं, गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर है। उनके भी देखें तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आज बहुत सफल अधिकारी हैं। ये तो एग्जाम की बात हो गई। अगर इस चीज को जीवन में भी देखें तो जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव होता है। आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कभी हो सकता है किसी साल फेल कर गया, कि फेल हो जाए, बिजनेस में घाटा हो गया, तो अगर उस साल के बिजनेस को आप बेस बना के कि 1 साल का बिजनेस मेरा फेल हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा, आप बिजनेस अगर बंद कर देंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज को लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि 1 साल 2 साल जिंदगी बहुत लंबी है और बच्चे जो हैं बहुत ही मतलब मैं तो कहता हूं ईश्वर के रूप हैं। तो उन पे बेवजह जो चीज वो एग्जामिनेशन हॉल में करके आ गए हैं, अब उनको डिस्कस करना, उनको डिस्करेज करना, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना कभी नहीं करें। तो मेरी गुजारिश यही है। और ये जो हम लोग अभी जो ये फेसबुक सेशन कह लें या मोटिवेशनल जो हमारा जो सेशंस होंगे, ये लगातार अभी 5 आपको मई तक लगातार चलेंगे। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़े और हमारे जिले के बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लेक्चरर और जो अपने करियर में आगे सफल हैं, उनसे इंटरेक्शन करेंगे ताकि आप लोग जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एक बढ़िया मतलब कह सकते हैं मार्गदर्शन मिलेगा। और मेरी गुजारिश है सभी शिक्षकों से कि आप बच्चे से अभी से ही संपर्क में रहें। आपको पता है कि कौन बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और किसका पेपर खराब हुआ है, क्योंकि पेपर के बाद जनरली हर बच्चा अपने टीचर से जरूर डिस्कस करता है पेपर। तो एक बार उन लोगों से चर्चा करें और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने वाला है। तो आगामी जितने भी, अभी मैंने तेलंगाना का पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले तेलंगाना बोर्ड का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलत स्टेप उठाया। तो ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत मतलब दुखी करती हैं कि इतना छोटा 10वीं और 12वीं के समय आप ये बताइए बच्चों की मैच्योरिटी क्या होती है, बच्चों का जो मेंटल स्टेटस, मेंटल लेवल इतना ज्यादा होता नहीं कि चीजों को जज कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों का जो रोल है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने एक सेशन किया था, एक वेबिनार किया था जिले के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ। उसमें भी काफ़ी सारी चर्चा हुई थी और ये अगले पूरे 1 हफ्ता ये आप लोगों को दिखेगा। और एक चीज़ जो मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम का जो फियर है और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट का बेसिकली प्रेशर है, वो दोनों तरीके का होता है। कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें भी जो है वो निगेटिव बन जाती हैं। जैसे मैंने बताया, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, पेरेंट्स लगातार तारीफ कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को समझा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसको मैंने बोला स्टेटस सिंबल बना लिया रिजल्ट को। तो अगर वो रिजल्ट में अगर मान लो 2-4% भी नंबर कम आता है तो बच्चा खुद में एक प्रेशर फील करता है। तो ये भी हम नहीं करें। एक राशि देवांगन, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, जैसा मैंने कहा, अभी तो फिलहाल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर उनको मूवी का शौक है, आप लोग पूरे फैमिली के साथ मूवी जा सकते हैं देखने। समर कैंप कहीं कहीं पे चल रहा होगा, वहां पे टाइम स्पेंड करें। आप कहीं और भी आउट ऑफ स्टेशन चले जाएं। इस समय बहुत ज्यादा मुझे लगता है एक और प्रेशर होता है, अपने रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, अपने जो आसपास के जो अपने पड़ोसी हैं उनका भी प्रेशर होता है। तो ये लोग भी थोड़ा सा मतलब बातें इस तरह की होती हैं कि बच्चा अपने आप में एक प्रेशर फील करता है कि हाँ उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी ऐसा करें। सर मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ लेकिन इस बार मेरा केमिस्ट्री नहीं बना है तो पास ही नहीं होऊंगा शायद। हर्ष रजक, कोई बात नहीं हर्ष,
अगर मान लो तुम्हें ये लग रहा है पहले से कि पास नहीं हो पाओगे, तो आप अभी से ही थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर होइए, अपने को करिए, है ना। तो नेक्स्ट ईयर ये कोशिश करिए कि आप हर विषय में डिस्टिंक्शन लाएं। केमिस्ट्री मान लो इस बार बिगड़ भी गया है और आपको लग रहा है पहले से कि केमिस्ट्री में नंबर कम आएंगे, पास भी नहीं कर पाएंगे, तो आप नेक्स्ट ईयर की अभी से प्रिपरेशन करिए। सर बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें बच्चों पर प्रेशर न डालने के लिए? पेरेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि बच्चा अगर गलत स्टेप एक बार ले लिया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। आप हमेशा मतलब अपने को आप अपराधी की तरह फील करेंगे आप कि हमने प्रेशर दिया, हमने ऐसा किया, तो बच्चे ने कोई गलत स्टेप ले लिया। विधि तिवारी, मन न लगने पर क्या करें? मन न लगने पे आपको जो चीज पसंद है, जिसमें मन लगता होगा, जो आपकी हॉबी है, आप उसमें टाइम स्पेंड करें, है ना। दोस्तों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ चर्चा करें। जो आपको घर में कोई हो सकता है बड़ा भाई या छोटा भाई, छोटी बहन, उनसे आपके अच्छे टॉकिंग टर्म्स हो, बहुत अच्छी डिस्कशन होती हो, उनके साथ चर्चा करें। अपनी जो मतलब जहां आपको लग रहा है प्रॉब्लम वाला जो एरिया है, उनसे शेयर करें, उनसे डिस्कस करें। एग्जाम इतना मुश्किल क्यों होता है सर? स्टडी करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकल पाता क्यों? देखिए एग्जाम में अगर मान लो नंबर खराब आया, जैसे मैंने 3-4 फैक्टर बताया, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आप नॉलेज नहीं है आपके पास, नॉलेज हो सकती है, बट एग्जामिनेशन हॉल में आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, वो 2 या 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में होंगे जिससे कि आप पेपर खराब हो गया होगा। तो उसमें परेशान नहीं होना है, अगले एग्जाम के लिए तैयार होना है। मेरे ख्याल से बच्चों को 10th व 12th क्लास से कोई ना कोई स्किल में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें उनकी प्रतिभा उभरेगी, स्टडी करने मन लगेगा, इंगेज रहेगा। बहुत सही सुझाव है, और मुझे लगता है कि स्किलिंग जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों को 10वीं और 12वीं के बाद भी किसी न किसी स्किल में लगाना चाहिए। उससे 2 फायदा होता है, एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, स्किल एनहांस होता है, दूसरा आप कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाते हो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बाकी चीजों को भी आप सीखते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सजेशन है। बच्चे मोबाइल पे बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, पेरेंट्स होने के नाते हम क्या करें? ये तो एक प्रॉब्लम है। आजकल तो 3 साल 4 साल के बच्चे भी मोबाइल पे रील देखते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इस तरह का एडवांस हो गया है, अवेलेबल है, हर बच्चे के पास है। इसमें आप एकदम से मना करके या उसको रोक के आप, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम सेट कर देना चाहिए और उसको किसी चीज से जोड़ना चाहिए कि अगर ये तुम होमवर्क कर लोगे तो ठीक है, 10 मिनट के लिए तुमको मोबाइल मिलेगा गेम खेलने के लिए, या ये फलाना कर लोगे तो तुम्हें आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा। तो स्क्रीन टाइम सेट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मोबाइल में वो कंटेंट क्या देख रहे हैं, वो भी जरूरी है। मोबाइल के यूज करने के साथ साथ मोबाइल के कंटेंट भी देखना पड़ेगा। कभी कभी वो रील इस तरह की भी होती है जो छोटे बच्चों पे के मस्तिष्क पे वो गलत असर डालती है, बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे कंटेंट क्या देख रहे हैं। आदरणीय, बच्चों में नकारात्मकता को कैसे दूर करें जब पालक वर्ग का अपेक्षित सहयोग न मिले? पीएल महिपाल, प्राचार्य। प्रिंसिपल साहब, आपको तो ये देखना पड़ेगा बच्चों में नकारात्मकता आ क्यों रही है। एक्चुअली हमारा परिवेश इतना ज्यादा इस तरह का हो गया, हमारा इंटरेक्शन इतने लोगों से होता है कि हम हर तरह की चीजों को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके। एक अपना खुद का एक सेल्फ मेड जो प्रेशर होता है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जो नकारात्मकता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स जो है वो पॉजिटिव माहौल बनाए, और उनकी जो पॉजिटिविटी है बच्चों में, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको सही से चैनलाइज करें। सर 8th क्लास मैथ्स में कुछ टॉपिक हैं वो 9th क्या लिख रहे हैं? सर मैं युवोदय मनोबल वॉलेंटियर अमन कश्यप हूँ, मैं जो पढ़ लेता हूँ अधिकतर भूल जाता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो जो चीजें हैं ये हर बच्चे के साथ होती है, बच्चों के साथ क्या, हमें भी होती है कि हम बहुत सारे काम भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा होता है उसको नोट करें, है ना। सिर्फ याद करना, रटना जरूरी नहीं है, उसको बार बार लिखें। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं कम से कम उसको 3-4 बार आंसर राइटिंग करें, तो वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। पालकों का अपने बच्चों पर से अपेक्षा और आसपास के बच्चों से दूसरे से तुलना करने से बच्चों के मन में हताशा बैठ जाती है। बहुत सही लिखा है जय कौशिक जी ने। तो ये कंपेयर करना और तुलना करना बंद कर दें।
पॉजिटिव कंपेयर भी ना करें, निगेटिव कंपेयर भी ना करें। कभी कभी हम लोग पॉजिटिव कंपेरिजन ज्यादा करते हैं, उसके चक्कर में बच्चा एक अपना खुद का एक प्रेशर क्रिएट कर लेता है, और वो प्रेशर आपसे डिस्कस कभी नहीं करेगा। आपके मन में, उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मुझे प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने वाली चीज नहीं है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि अगर आप 10th टॉप कर गए तो आप अपने लिए किए। आपको किसी को प्रूव करके दिखाना है, मुझे फलाने को दिखाना है, ये वैसी भावना नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल से पढ़ाना कैसा रहेगा? मेरा तो यही सजेशन रहता है कि मोबाइल से जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप खुद भी जब मोबाइल यूज करते हो तो आप धीरे धीरे करते करते, इतने सारे ऐप होते हैं कि आप शुरू करते हो गूगल से, विकिपीडिया से, और चले जाते हो व्हाट्सएप पे और रील पे, इंस्टा पे चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो डेविएशन है मोबाइल में बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे जो सही लगता है, बाकी हो सकता है आप मोबाइल से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, कि उसकी हार्ड कॉपी लेके पढ़ेंगे, नोट्स लेके पढ़ेंगे, बुक लेके पढ़ेंगे, तो ज्यादा मतलब कंसंट्रेट कर पाएंगे टॉपिक पे। बच्चों को भी इसी तरह से सिखाना चाहिए। हाँ, जहां ऑप्शन नहीं है आपके पास, मोबाइल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कंटेंट वो आपके मतलब लैपटॉप पे या उस पे है, तो आप वहां से कर सकते हैं। सर 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं? 12वीं के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, 12वीं के बाद ही सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, वहां भी बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप, आपकी 12वीं के बाद ही आपका बिजनेस करने का मन हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन हो रहा है, वहां भी बहुत सारे अवसर हैं। तो डिपेंड ये करता है कि 12वीं आपने किस सब्जेक्ट से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किससे किया है। सर बच्चों को सोशल साइट के दुरुपयोग के बारे में भी कुछ बोलें। एक मदर है रश्मि श्रीवास्तव, इनकी जो चिंता है वो बहुत सही है। जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था कि मोबाइल तो यूज करेंगे बच्चे। हम अगर ये बोलें कि हमारे समय में इंस्टाग्राम हम यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम था ही नहीं जब मैं 10वीं और 12वीं में था। मतलब इनफैक्ट यूपीएससी प्रिपरेशन में भी इंस्टाग्राम उस समय तक तो पॉपुलर नहीं हुआ था, या शायद आया ही नहीं था। बट अब ये सच्चाई है समाज की, और ये सब सोशल साइट्स रहेंगे। आपको बस ये देखना है कि बच्चा कंटेंट क्या देख रहा है। कम से कम जो मोबाइल यूज कर लेता है उसके बाद चेक करें कि वो क्या सर्च किया है उस पे। इस पे पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज आजकल बहुत सारे कंटेंट इस तरह के आए हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। नमस्ते सर, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो कैसे करें? किसी भी क्षेत्र में, ये आपका एक जनरलाइज क्वेश्चन है, बट ये सभी के लिए मतलब मुझे लगता है कि जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने को समझें, अपनी क्षमता पहचानें। कभी कभी क्या होता है, हम अपने को एनालाइज नहीं कर पाते, अपने बारे में कम जानते हैं और किसी भी फील्ड में लग जाते हैं, किसी को देखा देखी, जिसको कहते हैं ना देखा देखी लगना। सबसे पहले अपने को एनालाइज करें, अपनी क्षमता को पहचानें, अपने पर भरोसा रखें। और किसी भी फील्ड में आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि आप जो कर रहे हैं ऐसा नहीं कि एक महीने, जैसे आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर कोई अच्छी मूवी देख लिए, तो अगर उसमें देख लिया कि स्पोर्ट्स वाली कोई मूवी देख ली, जैसे मैदान मूवी अभी आई है, चक दे इंडिया आई थी, तो उनको प्लेयर बनने का मन करने लगता है। फिर कल होके दूसरी मूवी देखेंगे तो उनको आर्मी में जाने का मन करने लगता है। तो ये तो बचपन में सही लगता है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कोई, अगर हमने करियर सोचा है तो उस पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन हमने अपना रूटीन सेट किया और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस तीसरे दिन हम कहीं और लग गए। तो एक रूटीन सेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और अपने पे भरोसा होना चाहिए। और सबसे जो जरूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स को, अगर बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, जैसे खासकर लड़कियां, कि पेरेंट्स हमारी चाह रहे हैं कि मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद शादी कराना चाह रहे हैं, जबकि हम कुछ करियर बनाना चाह रहे हैं। तो आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, उनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बेहतर सोचते हैं। हाँ, उनके सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है आपके कोई टीचर हो जिनसे आपकी अच्छी, मतलब उनसे अच्छा आपका टर्म हो, उनसे बोलिए कन्विंस करने के लिए, खुद कन्विंस करिए। अपने बड़े छोटे कोई भाई बहन है, उनसे बोलिए कि आपकी तरफ से पेरेंट्स से बात करें। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अंबिका साहू पूछ रही हैं, सर हाउ टू, क्या है, रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, ओके।
देखिए डिस्ट्रैक्शन तो होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं वो काफी तेजी से बदल रही हैं। आप अगर अपना वातावरण देखिए तो 10 साल 20 साल पहले जो था, चीजें बहुत स्लो होती थी, अब बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो डिस्ट्रैक्शन तो होता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वही है कि आपको कोई हॉबी बनानी पड़ेगी जिसमें आप ज्यादा अपना कंसिस्टेंसी के साथ समय दे सकें। पढ़ाई पे आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे बहुत हद तक आपको दूर रहना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा सुझाव, पालकों को समर वेकेशन में शहरी बच्चों को गांव का भ्रमण और ग्रामीण बच्चों को शहर का भ्रमण कराना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनुपम तिवारी जी ने कही है। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक समर कैंप का आयोजन आप लोगों को कराना चाहिए, स्पेशली ब्लॉक लेवल पे, और कराते भी रहते हैं। मुझे लगता है राजीव गांधी शिक्षा मिशन और ये जो इसकी जो अलग अलग जो योजनाएं हैं इसमें आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। खासकर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल जाएं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल जाएं, और वो जो इंटरेक्शन हो गया, चाहे वो एनवायरमेंट जो है, वो लग रहा है मुझे इंटरेक्शन ज्यादा बच्चों के लिए फ्रूटफुल होगा। बच्चों को, गांव के बच्चों को शहर लेके आए, दिखाएं शहर का माहौल क्या होता है। मुझे लगता है कि जो ऑफिसेस हैं वहां भी विजिट कराना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस का, जैसे एसपी ऑफिस का, वहां क्या काम होता है, नगर निगम में काम कैसा होता है, वो भी थोड़ा सा एक्सपोजर विजिट होना चाहिए। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से प्लान करें। सर स्टूडेंट्स का मोटिवेशनल टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है। हाँ, ये बहुत सही बात लिखी है अमित साहू जी ने। देखो मोटिवेशन वैसा नहीं होता है कि हम कोई मूवी देख के और अगले दिन से लगे कि मैं तो दुनिया बदल दूंगा। वो मोटिवेशन सच में क्षणिक होता है, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो अगले दिन हो सकता है नींद से आप उठेंगे तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मोटिवेशन होता है जो आप आस पास की चीजों से सीखते हैं। और सबसे तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। आपके मम्मी पापा ने जो स्ट्रगल किया है, मम्मी पापा के जीवन की कोई घटना होगी इस तरह की कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थिति में जो है उसको अपने को चेंज किया, और माहौल धीरे धीरे बदला उन्होंने मेहनत मेहनत के बल पे, और कैसे आपकी अपब्रिंगिंग उन्होंने की है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता। आपको कोई टीचर होंगे जो बहुत अच्छा, मतलब उनका शेड्यूल होगा, बच्चों से बहुत अच्छे ढंग से वो रहते होंगे, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते होंगे स्कूल में, तो उनसे सीखिए कि उनसे उनके जीवन की जो रियल स्टोरीज है उससे मुझे लगता है मोटिवेशन ज्यादा, और परमानेंट मोटिवेशन वही होता है। मोटिवेशन टेम्पररी वही होता है जो आप किसी चीज को देख के, मूवी को देख के या किसी की वजह से, हो सकता है मेरा अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाए, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि अगले दिन फिर वो किसी चीज को देख के वो डिमोटिवेट हो जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर, टीचर से बड़ा मोटिवेटर और कोई नहीं होता है। सादर नमस्ते सर, कुमारी कामिनी यादव 10th की स्टूडेंट है, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में, किंतु प्रैक्टिकल नहीं दिला पाई हूँ। तो प्लीज इसमें अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग अगर जुड़े हैं तो वो प्लीज देख लें। भरत यादव जी ने कुछ इसमें सवाल किए हैं, ये एक बार देख लें। और क्या पेरेंट्स द्वारा बच्चों को अत्यधिक पैम्पर करना उचित है? इस वजह से बच्चे व पेरेंट्स दोनों ही शिक्षक के द्वारा लगाई गई हल्की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये बहुत ही मतलब जेन्युइन कह सकते हैं, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है आज के पेरेंटिंग के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने घर का। मैंने एक डॉटर को, एक दिन अपनी बेटी है मेरी, उसको मैंने डांटा, तो वो 1 घंटे तक रोई, सिर्फ डांटने भर से। उसने कहा आप डांटे क्यों, मुझे समझा भी सकते थे। तो आजकल के बच्चों को डांटना और समझाने में भी अंतर समझ में आ रहा है कि बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए। ये जो आपने डॉक्टर बसंत तिवारी जी ने लिखा है कि ये जो आजकल की पेरेंटिंग है कि बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर करना, तो बच्चे जो डांटना और उन सब चीजों को वो हैंडल नहीं कर पाते। उनको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है, मेरे पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मा ने ऐसा बोल दिया, कोई अगर दादाजी हैं घर में या दादी माँ है उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसमें परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों को बीच बीच में जो गलत कर रहा है उसको समझाना चाहिए, जो अच्छा कर रहा है उसको पैम्पर करो या उसको आप प्रेज करो, बट जो गलत कर रहा है उसको सिखाइए। क्योंकि आज स्कूलों में भी इस तरह का हो गया है कि टीचर जो है बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा डांट के कारण भी बच्चे कुछ गलत स्टेप उठाते हैं। तो ये बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा जो गलती कर रहे हैं उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब आजकल के समय में हम कह सकते हैं कि ये बड़ा मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है। ये डॉक्टर बसंत तिवारी जी ने ये बात जो कही है बहुत ही सटीक बात कही है आजकल के पेरेंटिंग के बारे में।
मेरे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। मैं उड़ीसा से हूँ और आपसे बात बहुत कुछ इंस्पायर हूँ। और ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों को मोटिवेशन के लिए, उनका भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हम किस प्रकार बच्चों को रख सकते हैं, ये तो जनरल टाइप की बातें होगी जो मैंने अभी तक बताया है। मुझे लगता है कि आधे घंटे निकल गए, बट आप लोगों से बात करते करते कैसे आधे घंटे निकले। मुझे अभी इलेक्शंस की तैयारी में जाना भी है, तो आप लोगों से इंटरेक्शन के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये लगातार जारी रहेगा। आज सेकंड हाफ में किनका इंटरेक्शन है? ओके, आज शाम 5 बजे भी एक एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, वो बच्चों से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे, तो उम्मीद है उनसे भी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और अंत में जो बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड विशेस। आप बेस्ट करिए, बेस्ट होगा जो आपने किया है, अपना बेस्ट एफर्ट दिया है उसके लिए, मतलब आप तैयार रहिए, अच्छे के लिए भी तैयार रहिए, बुरे के लिए भी तैयार। और पेरेंट्स और टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि अभी से बच्चों से पढ़ाई की बात, या बहुत ज़्यादा होमवर्क भी अगर टीचर्स ने दिया है इस समय समर वेकेशन में तो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा होमवर्क मत दीजिए बच्चों को, थोड़ा बच्चे एंजॉय भी करें, क्योंकि सजेशंस आ रहे हैं कि समर कैंप होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल इतने बिजी रहते हैं कि उतना तो हम लोग बिजी नहीं होते। सुबह स्कूल से आए, फिर ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर शाम में उनको थोड़ा, उनको स्विमिंग के लिए भेज दे रहे हैं, बैडमिंटन खेलने भेज रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में लगा रहे हैं, फिर वहां से लौटने के बाद होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद उनको फिर कुछ और कोई ट्यूशन लग रहा है, तो सुबह से लेके बच्चा रात तक बिजी रहता है। तो कम से कम ये जो समय है बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क और ये सब न दें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखें। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स और टीचर से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता है। अगर आप सही ढंग से उनसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, अपनी रियल लाइफ की जो आपकी जो जर्नी है उसको डिस्कस करेंगे, तो मुझे लग रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट होंगे। ठीक है, मेरे से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।